बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अयूब खान आमरीत के खिलाफ अमली जिद्दोजहद की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया तो उनकी सियासत को करीब से देखने का मौका मिला। ज़ियाउल हक को मुल्क पर कब्जा करते देखा। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में शामिल रहे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाक़िद रहे और परवेज़ मुशर्रफ के भी करीब रहे। हमारे मेहमान हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब, आपसे पहला बड़ा अहम सवाल, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बुनियादी फ़र्क आप क्या देखते हैं? अब तो कोई फ़र्क नहीं है, पहले फ़र्क था और जब एक इक़्तिदार में होती थी तो दूसरी जेन्युइनली उसकी मुखालफत करती थी। लेकिन जब पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई तो नवाज शरीफ साहब ने फ्रेंडली अपोजिशन की और अंदर से 11-12 दफ़ा इन्होंने खाना भी खाया और टोपियाँ भी बदली, कुक भी बदले। और अब तो ये आलम है कि मुझे तो इनमें से धागा भी नहीं गुजरता, इतनी इनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में और सारे फैसले मुश्तरका करते हैं, चाहे वो नैब का हो, चाहे वो मुख्तलिफ इशूज़ हों, चाहे अपॉइंटमेंट्स हों, सब अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं। और बल्कि आसफ जरदारी साहब ने तो इस फ्रेंचाइज़ को ही बेच दिया नवाज शरीफ के आगे। और जो मुस्लिम लीग नून का मकबूल नारा था कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अब यही नारा आसफ जरदारी भी लगाते हैं कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अब नवाज शरीफ कदम बढ़ाता है या ठुस करके बैठ जाता है, ये तो नवाज शरीफ पे मुनहसर है। ये बताइए, ये हुकूमत आपको 5 साल पूरे करते नजर आ रही है? क्योंकि फिर दोनों, अगर आप जिस तरह फरमा रहे हैं इकट्ठे हैं अगर, तो 5 साल तो फिर जरदारी साहब ने पूरे किए थे। देखें, जरदारी साहब ने जब पूरे किए उसके हालात बड़े मुख्तलिफ थे। जरदारी साहब ने जब पूरे किए तो उन्होंने नवाज शरीफ को गोली दी हुई थी, अवाम नवाज शरीफ की तरफ देख रहे थे, नवाज शरीफ अवाम को गोली दिए हुए थे कि सुबह आऊँगा, शाम को इनका पेट चाक करके पैसे निकालूंगा, रस्सा डाल के घसीटूंगा, चोर भाग नहीं सकेंगे, इनके लिए धरती तंग कर दूंगा। लेकिन जब वक्त आया तो आप यकीन जाने, अब लोग कहते हैं कि पहले ने नेज़ा मार के खून निकाला, अब शेर, देखे ना, शेर ने आटा खा रहा है, शेर बिजली इंजॉय कर रहा है, शेर गैस खा रहा है, शेर जो है दूध पी रहा है और सारी चीज़ें वो खा रहा है जो इंसान के खाने की हैं और इंसान को खा रहा है बेसिकली। आज इन्होंने ईद से पहले जो 2 दिन बिजली के रेट बढ़ाए, पहले नोटिफिकेशन गलत हो गया था, उन्होंने कहा ये तो गर्दन से पकड़े गए, अब नोटिफिकेशन को ठीक किया। इनको इससे कोई गर्ज नहीं कि अवाम में ताकत है बिल देने की या नहीं। इतनी बिजली चोरी होगी और लोग कहेंगे कि या अल्लाह इससे बेहतर था लोड शेडिंग। इस वक्त जो बिल है वो आम आदमी देने के लिए तैयार नहीं है और इस बुनियादों पे जो महंगाई इन्होंने क़यामत की है, मैं नहीं समझता कि ये 5 साल पूरे कर सकते। ये बताइए, तो मजबूरी नहीं है? बिजली जो महंगी कर रहे हैं, महंगाई कहा जा रहा है इससे मजीद बढ़ेगी, IMF का कर्जा ले चुके हैं, ये सब तो मजबूरी बन गया था, इतने बुरे हालात है। मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कोई और हल नहीं था। मैं नहीं मानता ये बात। इन्होंने इतना डर्टी एग्रीमेंट किया मुंशी साहब ने IMF के साथ, 9% हमारा अगर खसारा था, इन्होंने कहा हम 6 पे ले आएंगे। कहां से लाओगे? अपने ही पैसे ले आओ, जितने ये बड़े बड़े कायदीन, अगर ये अपनी दौलत इस मुल्क में ले आए तो शायद कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए। फॉरेन में तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज का रुख करें। और इन्होंने 6.5 बिलियन लिया उनसे, 6.5 बिलियन उनका डॉलर देना है और बाकी इनकी टेंट फिश हो जाएगी। इन्होंने IMF के कहने पर अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं और रिजर्व भी इस तरह बढ़ाए हैं कि डॉलर 108-9 पे गया और ये डॉलर और बढ़ेगा। जब ये डॉलर और बढ़ेगा, फर्नेस ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई होगी। 4200 रुपया तनख्वाह सरकारी महकमों में रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम किया है, वो ताला तोड़ेगा, फ़ोन छीनेगा, इज्जत बेचेगा, क्या करेगा? अपना पेट पालेगा, किराया देगा, बच्चों की फ़ीस देगा। ये इनका मसला नहीं है, ये मुग़ल शहज़ादे हैं, ये शहज़ादों की हुकूमत है। शहज़ादों में राया को बोलने की कोई हक। और मैं एक और बात करूं, इस हुकूमत को अपोजिशन से भी ख़तरा नहीं है, इस हुकूमत को लोगों से ख़तरा नहीं है, लोगों को इस हुकूमत से ख़तरा है। लोग खसारे में है इस हुकूमत से। चाहिए तो ये था कि लोगों को हुकूमत से फ़ायदा पहुँचे, लेकिन हम इनकी राया, इनकी मुर्गी खाते हैं, दूध खाते हैं, सरिया इस्तेमाल करते हैं। इनके जब ये आएंगे स्क्रैप सस्ता होगा, सरिया महंगा होगा।
जब ये आएंगे आप देखें कि 3.1 मिलियन, मुंशी साहब ने ये कहा है कि हम टैक्स नेट में लाएंगे लोगों को। लाया किसको है जी? आटे को, बिजली को, घी को, गैस को, तेल को, जो इनडायरेक्ट टैक्सिंग है उसको बढ़ाया है। गरीब को ये ख़त्म कर देंगे और बड़े को इतना ताकतवर कर देंगे कि इस मुल्क में हैव और हैव नॉट का इतना बड़ा मसला पैदा होगा कि खुदा ना करे कि एक बड़ा इंतशार मुल्क में फैल जाए। तो ये बातें शेख साहब समझ क्यों नहीं आती लोगों को, फिर भी लोग इन्हें वोट देते हैं? और ये मुंशी साहब आप किसे कह रहे हैं बार बार? एक ही मुंशी है जो पहले नज़ीर एंड सन्स का था, फिर इत्तफाक फाउंड्री का था, मौजूदा हुकूमत का है, और वो समझते हैं यकले कुल है। पिछली हुकूमत में भी चंद दिन ये वज़ीर ख़जाना रहे और मरवाया पीपल्स पार्टी को ये कह के कि ख़जाना खाली है। और आज के दौर में भी देखें, इन्होंने खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया बिजली का। देखें ये जितने महकमे हैं इन्होंने लोगों को दिए हैं, ये बराह रास्त एक ख़ानदान की जद में है। ख़ानदान इनको कंट्रोल कर रहा है। लोग समझें ये मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत है, ये जमहूरियत की हुकूमत। आपने वोट दिए हैं, जिसने दिया है वो कुर्बानी पे रात को दुआए इस्तग़फ़ार पढ़े, दुआए हाजत पढ़े, नमाज हाजत पढ़े, नमाज हाजत पढ़ के कहे कि या अल्लाह हमसे गलती हो गई कि ये अजाब हमने खुद मोल लिया है, ये वोटें हमने खुद अपनी ख़राब की हैं। और भुगतते हुए थोड़ा हौसला रखें, इतनी जल्दी ना चीखें। अभी 4 महीने हुए हैं, हर आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और मेरा ख्याल है इतने SMS हैं हमें कि वो समझते हैं शायद हमने ही इनको निकालना है। सब ने मिलकर निकालना है, इनको निकालना होगा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने देर की पिछली हुकूमत को निकालने में और आज इस सज़ा से गुजर रहे हैं, आइंदा ये मुल्क और सज़ा से गुजरेगा, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है जी, कोई हल। इनको पता था हम आ रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा वर्क सऊदी अरब में लगाया। वो सोच और वो टर्मिनोलॉजी इनके ज़हन पे छाई हुई है। 1 मैन शो, 1 मैन गवर्नमेंट, मुग़ल शहनशाहियत, बादशाहत, ये इनकी सोच में है। बाकी सारे जुम्मे हैं जंज के साथ। ये लोग मुल्क चला रहे हैं, इनके मुंह से जो गिरता है हम खाते हैं, जो ये नहीं देते वो हमें नहीं मिलता, जो ये देते हैं हमें मिलता है। ये आज भी बातें खंजराब तक रेल ले जाने की करते हैं, कराची रेल ले जाने की कोई फिक्र नहीं है, स्टील मिल की कोई फिक्र नहीं है, PIA की कोई फिक्र नहीं है। आप ये देखें कि जो हाल इस वक्त मरकज़ के कंट्रोल 12 अदारों का है, वो भी बैठ रहे हैं, प्राइवेट कारखाना नहीं चल रहा। 600 अरब रुपया इन्होंने गर्दिशी कर्जा दिया है। जब मैं ये असम्बली में पूछता हूँ ये कहाँ से दिया है, तो इसका जवाब नहीं देते, इसका जवाब नहीं है इनके पास। कई ऐसे वजीर हैं जिनकी असम्बली में मैंने शक्ल नहीं देखी। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक सेनेट में नहीं गए, अंदाजा लगाए। वोट मांगने आए थे और बाद में कहा इस असम्बली को बैठे वहाँ उनके पास रिजर्व सीटों की हमारी बहनें हैं। मुश्किल लग रहा है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे, और वजह है कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन भी हुकूमत कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और खास तौर पे जो कराची ऑपरेशन है उसको तो एक बड़ी कामयाबी कहा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, लेकिन उस पर MKM के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इसी पर बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ हैं शेख रशीद अहमद साहब, सख्त नाक़िद हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के। शेख रशीद अहमद साहब, आप ये जो सख्त तनकीद कर रहे हैं, क्या इसकी वजह सिर्फ महंगाई है और इसी वजह से आपको लगता है कि 5 साल ये हुकूमत पूरे नहीं कर सकेगी? अगरचे ये कोशिश तो बड़ी कर रही है, इनका प्लान ये लग रहा है कि शायद 3 साल के बाद बिजली हम सस्ती भी करना शुरू कर दें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, कई इदारों को प्राइवेटाइज करें जिनसे इनका ख्याल है कि 500 अरब रुपया बचाया जाएगा। ये जब भी आते हैं ये सोच के आते हैं कि 10 साल 15 साल लगाएंगे। ख्वाहिश ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन अगर आप इनकी पॉलिसीज़ देखें कि तवानाई जिसको इन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी हुई है, 5 बंदे उसमें घुसे हुए हैं उस मिनिस्ट्री में, और एक ऐसा बंदा आजकल ऑल इन ऑल किया हुआ है जो वो फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरर है, वो आजकल बिजली का एक्सपर्ट बना है। इनको दुल्हन वो है जो पिया मन भाए।
यहाँ लॉयल्टी, अट्रैक्शन है, क्वालिटी, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और आलम ये है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, 9 मिनिस्ट्रियाँ रखी हुई हैं नवाज शरीफ साहब ने। क्या नून लीग में कोई अहल नहीं है या उनके अलावा कोई अहल नहीं है? दो ही बातें हैं, इसका जवाब वही देख सकते हैं। या नून लीग में उनके अलावा कोई अहल नहीं है और सिर्फ अकेले वो अकलौते जीनियस, फ्यूचरिस्ट, मास्टर स्ट्रोकर हैं कि जो इस मुल्क को बाहर निकालने जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी तो देखें, अभी वो आसिफ जरदारी दुबई में रिलैक्स करेगा जब देखेगा कि ये जहाज टाइटैनिक डूबने लगा है, ये जमहूरियत जो है ये क्वेश्चन मार्क होने लगी है। वो आएगा ये कह के कि मैं इनका साथ देने आ रहा हूं, और वो ऐसा बोझ होगा जो इनको और जल्दी नीचे डुबोएगा। गरीब के लिए ये मरे जा रहे थे इलेक्शनों में, आज गरीब मरा जा रहा है इलेक्शनों के बाद। उस गरीब को अल्लाह ही बचाए तो बचाए, वरना इस कुर्बानी का जो हाल हुआ है कि आप देखें, मैं तो कहता हूं कि पाए ये नेपरा को देंगे और खाल बाबडा को देंगे, सीरी जो है वो हुक्मरानों को दें, शायद कोई सदका उनके काम आ जाए, और गोश्त फ्रीजर में चला गया। सो आम आदमी को क्या मिला है? गरीब आदमी को मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या सहूलत दी है। जमहूरी तब्दीली बड़े शौक से कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, एक इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत से, एक चोरों से जान छुटी है। अभी तो मैं इनको चोर नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा नाअहलों से पाला पड़ गया। अगर नून लीग का मतलब नाअहल लीग है तो 1 लाख आदमी मर जाएं उसका इतना नुकसान नहीं होता जितना नाअहल आदमी बरसर इक़्तिदार आए उसका नुकसान होता है। उससे कैसे तो 4 महीने में ये हाल हो गया है शेख रशीद साहब, तो फिर आप क्या समझते हैं कितना अरसा निकालेगी हुकूमत? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, फिर सारे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। देखें, इन्होंने खुद फरमाया था कि आप हमें 100 दिन दें, अब तो 100 दिन से भी ज्यादा लोगों ने दे दी। और मेरे शहर में जो ताजर तबका इनका सबसे बड़ा सपोर्टर था, आप यकीन जाने आज वो आड़े हाथों ले रहा है। सारे बैनर लगे हुए हैं हड़तालों के, जुलूसों के, जलसों के। और एक बात अगर निकल पड़ी ना तो फिर इनके बस का रोग नहीं है, क्योंकि ये वाहिद हुकूमत है, ये वाहिद हुकूमत है मेरी सियासी सोच में जिसने इतनी जल्दी अपना सियासी इमेज ज़ाया किया है जितना आज तक किसी हुकूमत ने इतनी जल्दी इमेज ज़ाया नहीं। लेकिन ये कराची के जो हालात हम देख रहे हैं, वहाँ तो मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी बेहतरी लेकर आई है सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, और लोग बहुत खुश हैं सिवाय MQM के। आपको लगता है MQM के एतराज़ात दुरुस्त हैं? वहाँ क्या हो रहा है? देखें, आप कराची में आपने यही कहना है, आप पिछले 1 महीने में देखें कितने SHO टारगेट किलिंग से मरे हैं। आप 1 साल में देखें कितने पुलिस इंस्पेक्टर, जब पुलिस का मोराल डाउन हो तो फिर कौन आता है? अब रेंजर्स आई है, जल्द आप सुनेंगे कि रेंजर्स के लोग भी वहां मारे जा रहे हैं। MQM को इतने सालों से ऑन बोर्ड रही है, अगर MQM को एतराज़ात हैं तो ये एतराज़ात उनको पब्लिकली, पॉलिटिकली एक वाज़े स्टैंड से ये स्टैंड लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम MQM की भी पॉलिसी है, ना हाथ आसमान पे लगाते हैं, ना पाँव ज़मीन पे लगाते हैं, खला में लटक रहे हैं। और शायद उनको ये सूट करता है, क्योंकि अभी हालात में ये फैसला नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। और कराची के हालात ठीक होने चाहिए, और अब तो कराची के लोग भी ये ख्वाहिश करते हैं कि ये हालात ठीक हों। और अगर ये हालात ठीक नहीं हुए तो कराची में लोग मर रहे हैं, उनकी जो असर है वो सारे मुल्क में जाता है, हब है इकॉनमी का, इसको ठीक होना बहुत। लेकिन ये सारे जो मसाइल हैं शेख रशीद अहमद साहब, सारे मसाइल कराची का हो, मुल्क में दहशतगर्दी का हो, दीगर मसाइलों का है, जाता है कि आमरीत आती है, इतने ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं उसकी वजह से कि जमहूरियत जब आती है तो अनगवर्नेबल हो जाती है सूरत हाल। ये इस्टेब्लिशमेंट का किया दरा है सब कुछ। कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं बदलती, इस्टेब्लिशमेंट वही रहती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आमरीत और जमहूरियत, ये सारी लीडरशिप जो आज जमहूरियत के चैंपियन हैं, ये आमरीत की पैदावार है। दे आर सिस्टर कंपनीज, नॉट ओनली सिस्टर कंपनीज,
but they are from the army nurseries. लेकिन आप बात की तय पे क्यों नहीं जाते? मदर ऑफ द प्रॉब्लम यह है कि ये आर्टिफिशियल लोग थे, ये सलाहितों के लोग नहीं थे, इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। फौज ने लूले लंगड़े बांझ लोगों को आगे लाए ताकि वो इनके आगे आंखें ना उठा सकें। फौज का भी सिलेक्शन ऐसी होती है, जब वो आंखें दिखाते हैं तो ये जमहूरियत के लीडर हैं और डिक्टेटर मौत होती है। आप मुझे बताएं क्या फ़र्क है मुशर्रफ की यूनिफॉर्म में और ज़िया-उल हक की यूनिफॉर्म में? क्या फ़र्क है मौजूदा डिक्टेटरशिप में और मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में? उसने यूनिफॉर्म ऊपर पहनी हुई थी, इन्होंने एचकन के नीचे पहनी हुई है, इतना फ़र्क है। लेकिन ये सूरत हाल तो जब से पाकिस्तान बना, अयूब खान से लेकर आगे आप भुट्टो तक देख लें, उसके बाद आज तक परवेज मुशर्रफ का दौर देख लें, ये सूरत हाल तो हर दफा रही है। तमाम आमिर जो हैं वो कोई ना कोई इस तरह पॉलिटिकल पार्टी बनाते रहे। तो ये सारे लोग उसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं ना जी, ये सारे लोग उसी का ईंधन बनते रहे हैं ना। यही सारे लोग हैं जो GHQ के गेट नंबर 4 से जाते थे। आप बड़े चर्चर बातें करें हैं, शरिया हुए हैं। आप रिकॉर्ड उनका किसी दिन हिम्मत करें और कहें कि सुप्रीम कोर्ट में गेट नंबर 4 का रिकॉर्ड दें GHQ का, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन लोग थे। 60 साल का 65 साल का रिकॉर्ड होगा उनके पास, वो तो रिकॉर्ड कम से कम मेंटेन करते होंगे। ये सारी बातें आजकल देखें ना, टीवी ओरिएंटेड हैं, टीवी के फिलिंग प्रोग्राम के लिए। बुनियादी तौर पर तो मैं नहीं समझता कि पॉलिसियों में देखें, ड्रोन्स अटैक मुशर्रफ की भी इजाज़त से हो रहे थे, जरदारी की भी इजाज़त से हो रहे थे, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग से हो रहे हैं और इनके बस में नहीं है ड्रोन्स अटैक को रोकना। और जब वो उन्होंने कहा कि जनाब हम मुज़ाकरात पे तब आएंगे कि हमें श्योरिटी दी जाए कि ये ड्रोन्स बंद होंगे, ये श्योरिटी देने के काबिल हों जो पहली दफ़ा अमेरिका गए हैं, इनको डेट ही नहीं मिली। वो अल्जायरियन सदर को मिल गया, मनमोहन सिंह को मिल गया, इनको कहा अगले हफ्ते आना, अगले महीने आना। यार कोई बात है? नया नया फ्रेश प्राइम मिनिस्टर गया हमारा, वो तो जाति बहार के मेले थे, वो जाति बहार के मेवे थे जिनको टाइम दिया ओबामा ने। और हमारा जो फ्रेश प्राइम मिनिस्टर है उसको उसने कहा अगली 23 तारीख को आना। और याद रखें, अगर नवाज शरीफ साहब ने 23 तारीख से जाने से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ का फैसला ना किया, मेरी उनसे दरख्वास्त होगी ये करके जाएं, वरना ना उस चीफ का इमेज होगा ना इनका इमेज होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये अपना इंडिपेंडेंट और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ एक बेहतर फैसला करेंगे। लेकिन अगर ओबामा से मिलने के बाद आके फैसला किया तो लोग उंगलियां उठाएंगे। जी, नए आर्मी चीफ का फैसला अब तक क्यों नहीं किया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, यह भी शेख रशीद अहमद साहब से पूछेंगे। दहशतगर्द जंग, तालिबान से मुज़ाकरात की बात होगी और परवेज मुशर्रफ का मुस्तकबिल क्या होगा ये भी जानेंगे। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अब तक नए आर्मी चीफ का फैसला नहीं हो सका, इसकी वजह क्या है? शेख रशीद अहमद साहब से बात करते हैं। शेख साहब, क्या वजह नजर आती है आपको, अब तक क्यों फैसला नहीं हो सका? मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और 12 तारीख को जो जनरल कियानी साहब ने तकरीर किया है, मेरे ख्याल उनकी ज़िंदगी की सबसे अहम तकरीर है। और उन्होंने एक वाज़ा डायरेक्शन भी दिया है कि हम जमहूरियत के साथ हैं, हमायत करते हैं मुज़ाकरात की, लेकिन आइन के दायरा कार में रहते हुए ये हों, फिर हम साथ हैं। और सेकेंडली कियानी साहब ने वही कुछ किया जो जनरल करामत ने किया था आखिरी दिनों में। वो GHQ गए और उन्होंने जिस तरह जहांगीर करामत साहब ने इनको परेशान कर दिया था इस्तीफ़ा दे के, और ये बड़े परेशान हाल थे। जनरल कियानी ने भी तकरीबन एक्शन रिप्ले किया कि जब ये कह रहे थे कि वो मुलाकात पे जा रहे हैं और एक्सटेंशन हो रही है, फलां हो रही है, और उन्होंने एक दो टोक स्टैंड लेकर अपने लिए, मुल्क के लिए, अपने इमेज के लिए, पाकिस्तान अफवाज के इमेज के लिए एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया। उन्होंने कहा मैं रिटायर हो रहा हूँ। अब जनरल कियानी साहब के ये फ़ैसले के बाद कि मैं वक्त पे रिटायर हो रहा हूँ, हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस किस्म का बयान ISPR ने कभी नहीं दिया। जनरल जहांगीर करामत के बाद मेरा ख्याल है उससे मिलता जुलता ये हालात थे।
अब मुझे नहीं मालूम नवाज शरीफ साहब के रास्ते में क्या रुकावटें हैं। मशवरा तो वो लेता है जिसने फैसला पूछ के करना हो। सो उनका शख्सी फैसला है, ख़ानदानी फैसला है। पहले भी उनके ख़ानदानी फैसले थे, अब भी उनके ख़ानदानी फैसले हैं। कोई रुकावट नहीं है, अंदर की बात उनको पता होगी कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने उनसे गुजारिश की है कि जो भी उन्होंने फैसला करना है वो ओबामा से मुलाकात से पहले करें, वरना खाम खा लोग बातें बनाएंगे। ये बताइए कि ये सहमे हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, फैसले नहीं कर पा रहे, इसकी वजह ये तो नहीं 12 अक्टूबर को वो भूल नहीं पा रहे, परवेज मुशर्रफ अब भी पाकिस्तान में है, वही खौफ है कि किसको लगाया जाए? देखिए 12 अक्टूबर बड़ी उन्होंने तकरीर की कि 6 आर्टिकल 6 लगाएंगे। किस पे लगाएंगे जी? ये सारे लोग किसी ना किसी वक्त आर्टिकल 6 के मुजरिम रहे हैं। कोई जुनेजो के दौर में रहा है, कोई ज़िया-उल हक के दौर में रहा है, कोई अयूब खान के दौर में रहा है। और अगर आर्टिकल 6 लगती है तो माजरत के साथ 12 अक्टूबर से लगती है, 6 नवंबर से नहीं लगती। जब 12 अक्टूबर से लगती है तो 700-800 बंदे आर्टिकल 6 में आते हैं। और ये नया कट्टा खोलेंगे तो अभी तो पुराने कट्टों को ये घेरा नहीं डाल सके। किस किस कट्टे को ये घेरा डालेंगे? और कुर्बानी पे इनको समझ आ गई है कि कुर्बानी जो है वो किस नौइयत की हुई है। और आर्मी कमेंडिशन अफसरों का ये जाइंट। शेख साहब ये फरमाइएगा कि परवेज मुशर्रफ का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? वो पाकिस्तान आए क्यों? इतने केसेस का उनको सामना है, रिहाई होने वाली होती है, फिर किसी और केस में गिरफ्तारी हो जाती है। ये सारा आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं परवेज मुशर्रफ का? पाकिस्तान आने का उन्हें किसने कहा था? कोई जमानत थी? क्या हुआ है सब? देखें, मुझे तो उन्होंने दुबई में कहा था कि मैं आ रहा था पिछली दफ़ा, तो मुझे जनरल पाशा साहब ने रोक दिया। लेकिन जनरल कियानी साहब ने यह कहा कि हमने उनको नहीं रोका था। ये 2 डिफरेंट ऑफ ओपिनियन थे। अब वो आए हैं तो एक आर्मी की यूनानिमस फॉर्मेशन कमांडरों की ये डिसीजन है कि एक्स आर्मी चीफ की कोई तस्दीक नहीं बर्दाश्त करेंगे। उनकी सिक्योरिटी के वो जिम्मेदार हैं, उनको सेफ्टी वो प्रोवाइड करेंगे। और केसेस का फैसला कोर्ट्स ने करना है। अब कोर्ट्स का जहाँ तक मसला है, ये भी बड़ा अजीब पेचीदा मसला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सदर मुशर्रफ को कुछ नहीं होने जा रहा। आज नहीं तो कल केसेस अपने आईनी और कानूनी अंजाम को पहुँच जाएंगे। एक बड़ा अहम सवाल, परवेज मुशर्रफ के दौर में दहशतगर्दी पाकिस्तान में शुरू हुई, बढ़ती चली गई, अब तक खत्म नहीं हो रही। ये जो मुज़ाकरात की अब बात हो रही है, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? कामयाब होंगे? क्या होगा? देखिए, अभी मैं कह दूं कि नाकाम होंगे। गो सब लोगों को पता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। जब ये सारे लोग मिले एपीसी में तो इन्होंने कोई बात नहीं की। आप एपीसी की करारदाद निकालें, जो आसफ जरदारी के दौर की 2 एपीसी थी, आप यकीन जाने उसमें फिर मैकेनिज्म की बात थी। जो इन्होंने एपीसी की, ये तो बिल्कुल लेटे हुए थे 90 के जाविये से, 90 के जाविये से उनके आगे लेटे हुए थे। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट में जाके नवाज शरीफ साहब ने बात की, वो एक डिफरेंट बात थी। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तालिबान भी संजीदा दिखाई दे रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। और अल्लाह के नबी का भी यही हुक्म है कि मुज़ाकरात एक बेहतर चीज़ है। और बाकी अगर मुज़ाकरात ना हो तो ईद 11 तारीख को उन्होंने 4 सूबाई हुकूमतों में धमाके किए हैं। बेशक छोटे साइज़ के किए हैं, क्योंकि धमाके का साइज़ भी एक मैसेज होता है। उन्होंने बताया कि 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में हम मौजूद हैं, हमारी पेनिट्रेशन है। सो हमें कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हों। और जैसा जनरल कियानी ने भी कहा कि हम मुज़ाकरात के साथ हैं, मुज़ाकरात को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो बात वो कहते हैं कि आइन और कानून के दायरे में रह के हो, ये मसला भी सब के लिए लवा फ़िक्री है कि अगर कोई आइन को ही ना मानेगा तो फिर ये बेल मंडेर कैसे चढ़ेगी। लेकिन मुझे तोक़े है कि दोनों तरफ लोग, तालिबान भी इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं और हुकूमत भी बज़ाहिर दिखाई देती है कि मुज़ाकरात संजीदगा हैं और संजीदगी पे ये यकीन रखते हैं। जी, एक और बड़ा अहम मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून पर तो आप तनकीद कर रहे हैं, शेख रशीद अहमद साहब जिस तरह बड़े सख्त नाक़िद हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, लेकिन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का उन्होंने साथ दिया था। वो मुतमईन नजर आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से या नहीं? इस पर उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए।
शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप इनके बड़े नाक़िद हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों ने देख लिया, अब मुस्लिम लीग नून की अब हुकूमत बनी। तहरीक इंसाफ को भी मौका मिला खैबर पख्तूनख्वा में, आप तहरीक इंसाफ के साथ रहे इलेक्शन से पहले, आप मुतमईन हैं जो उनकी कारकर्दगी अब तक है? मैं अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ एक अलग पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी है। वो एक बड़ी पार्टी है, हमें अब तीसरा साल जा रहा है, उनकी बड़ी जिद्दोजहद है। लेकिन मैंने इमरान खान साहब को परसों भी ये कहा, याद दिलाया कि मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि आप पख्तूनख्वा में न जाएं। अल्टीमेटली ये सारे मसले जो हैं वो आपकी फेवर में जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी वो उनका ख्याल था कि अगर हम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या राय रखेंगे। लेकिन परसों जो मेरी 4-5 दिन पहले मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हम इन चैलेंज पर पूरे उतरेंगे, हम मसाइल से नाबुर्द आजमाएँ, हम सूबा सरहद में एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। ये उनका फ़ैसला है। लेकिन अगर सूबा सरहद में वो अच्छी परफॉर्मेंस ना देंगे, अगर KPK में, सॉरी फिर वो नरम मेरे मुंह से निकल जाता है, अगर KPK में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आगे उनका सियासी मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में। सो उन्होंने खुद फैसला किया, और अगर वो KPK में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो आगे उनके लिए बड़े अच्छे मौके हैं। आगे अभी ट्रेन छुट्टी नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नाकाम हो रहे हैं और शायद बहुत जल्दी इस मुल्क में उनको अपने आप को प्रूफ देने के लिए मौके मिले। अभी ये जो सारा मामला सामने आने लग गया है कि धांधली हुई मुख्तलिफ इलेक्शंस के बारे में मुख्तलिफ हलकों में, कहीं नादरा की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कराची में बड़ी पॉपुलर नजर आई है तहरीक इंसाफ, आपको लगता है पूरे मुल्क में ये हालात थे? एक्चुअली इमरान खान साहब ने सारा जोर पंजाब पे दिया, सूबा सरहद सिंध में उन्होंने कम जोर दिया। अगर वो सिंध में जोर देते और अच्छे कैंडिडेटों को सिलेक्ट करते तो नताइज काफ़ी मुख्तलिफ होते। MQM ने उनका नोटिस लिया है, उनको एहसास हुआ है कि उनके अपने लोगों ने भी इस दफ़ा उनको वोट नहीं दिए। लेकिन अगर पंजाब से भी कराची की तरह 8, 10, 15 सीटें जो है अंगूठों के निशान पे जाली वोटों की नज़र होगी, और जैसे इमरान खान ख़ास तौर पर जिक्र करते हैं 125 का और 123 का, मेरे साथ जब भी मिलते हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने जज को बदलवाया है, प्रेशराइज किया है। अगर पंजाब के 10 हलकों में अंगूठों के निशान चेक हो गए और ये वोट जाली निकल आए, जिस तरह के सरगोदे के हालात में उन्होंने वाइट पेपर शाया किया है, मैं समझता हूँ इस मुल्क में ये इलेक्शन सवालिया निशान बन जाएगा और इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और फिर ऐसी आवाज़ें उठेंगी कि ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ना फजलुर रहमान मानते हैं, ना असफ जरदारी मानता है, ना ANP मानती है, ना इमरान खान मानता है, सिर्फ नवाज शरीफ इस इलेक्शन को मानते हैं। लेकिन हर आदमी ये कहता है कि जमहूरियत की वजह से हम अब लोगों ने स्टैंड मुख्तलिफ लिया। लाइक इमरान खान ने यह बात कही है कि हमने इलेक्शन को माना है, धांधली को नहीं मानते। लोग बाहर निकले हैं लाहौर में, लोगों ने कहा कि ये धांधलियां हुई हैं, लोगों ने कहा कि भाई ये नाकाबिले कबूल हैं। क़यादतें वोटें लेके घरों में बैठ गई, डाइनिंग टेबल पे खाने, डिनर खाने शुरू हो गए। ये लोग वोट लड़ रहा था, लोगों ने ही लड़ना है। अगर मसाइल ज़्यादा लोग लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे तो कामयाब होंगे। अगर मसाइल ज़्यादा लोग भी इन सियासी लीडरों की तरह और पार्टियों की तरह TV शो देख कर ही बस गुजारा करेंगे, शाम को सो जाएंगे, तो फिर इस कौम के साथ जो होने वाला है इस कौम को भी पता है। सिर्फ मेरे बताने की जरूरत नहीं। इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको लगता है वहां अंदाजा हो जाएगा, वहां धांधली नहीं हो सकेगी, कौन कितना मकबूल है, सब पता लग जाएगा ये बल्दियाती इलेक्शन जब होंगे? बल्दियाती इलेक्शन एक डिफरेंट इलेक्शन होते हैं। मैं 2 दफ़ा काउंसलर बना हूँ और मेयर का इलेक्शन भी हारा हूँ। सो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जमाती इलेक्शन होंगे और जमाती इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। पंजाब ने गैर जमाती का नारा लगाया हुआ है, लेकिन कोर्ट्स में ये केस लूज़ करेंगे और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट इसको जमाती इलेक्शन करार देगी। और जब ये जमाती इलेक्शन होंगे तो एक टेम्पो बनेगा। डिपेंड करता है कि क्या बल्दियाती इलेक्शन की सियासत, क्योंकि जब बल्दिये की सियासत होती है तो लोग डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, जब नेशनल पॉलिटिक्स होती है तो लोग डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। लेकिन मुझे इलेक्शन जमाती होते दिखाते हैं और शहरों में कील कांटे के इलेक्शन होंगे। ख़ास तौर पर फैसलाबाद के इलेक्शन ने एक दफ़ा फिर इमरान खान को नई सियासी ज़िंदगी दी है
और मुस्लिम लीग नून को लोगों ने आड़े हाथों लिया और मुस्लिम लीग नून का इमेज जो है वो काफ़ी मुतासर हुआ है फैसलाबाद के इलेक्शन से। नई जिंदगी आपको लग रहा है तहरीक इंसाफ को मिली है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो कहते रहे कि 1.5 माह बाद ही हुकूमत खत्म हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा की। वहां क्या हालात देख रहे हैं? वहां भी आप कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन वहां चल सकेगी इनकी हुकूमत ज्यादा देर? देखें, फजलुर रहमान साहब के जो इलेक्शन 2 हुए हैं बेटे और भाई के, उनसे उनको भी एक धचका लगा है। जो ये कह रहे थे कि ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश तो पूरी थी कि या मरकज़ मिले, मरकज़ नहीं मिलता तो सूबा मिले, सूबा नहीं मिलता तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मिले। अभी तक तो कुछ नहीं मिला। ख्वाहिश रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। उनके एक हमारे दोस्त हैं दुरानी साहब, उनको कैबिनेट में लिया गया है, लेकिन अभी तक 3-2 महीनों से उनका पोर्टफोलियो ही नहीं फैसला हुआ है। वज़ीर बेमहकमा फिर रहे हैं। सो ये बातें ज़ाहिर करती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी कोई थ्रेट नहीं रह गए सियासत में किसी के लिए भी, और जब वो थ्रेट थे तो वो थ्रेट थे। अब वो मज़ाकरात की सियासत में है। मज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो उनका एक रोल है, अगर मज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पहले भी उन पे 2 हमले हो चुके हैं, पहले भी वो 2 खुदकुश हमलों से या बच चुके हैं। सो ये कहना कि फजलुर रहमान साहब की अब सियासत का दारोमदार ज़्यादातर मज़ाकरात पे है, मज़ाकरात क्या निकलते हैं वो कतर से तो ये बताइए शेख रशीद अहमद साहब कि फिर उम्मीद आप किसको देख रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में उम्मीद क्या है? मुल्क के हालात दुरुस्त किस तरह होंगे? हल क्या है? मेरे नज़दीक तो अब आवाम ही उम्मीद है। मैं क़यादतों से मायूस होता जा रहा हूँ। मैं जो असम्बली में देख रहा हूँ अकेला शेख रशीद कितना लड़ेगा, क्योंकि मैं खुर्शीद शाह की सियासत और पीपल। इमरान खान साहब से मैंने तफसीली कहा कि खान साहब आए निकलें और आवाम के लिए महंगाई, चोर बाजारी और ये इन्होंने जो लूट मार अदारे तबाह हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन है, इसके ख़िलाफ़ निकले। अगर इमरान खान साहब निकलेंगे तो वो मुकद्दर का सिकंदर बनेंगे। अगर वो भी नहीं निकलेंगे तो फिर लोग खुद निकलेंगे। जब लोग खुद निकलते हैं तो एक नई क़यादत निकलती है, और दुनिया की तारीख ये साबित करती है जहाँ क़यादत का कहत होता है वहाँ नई क़यादत निकल आती है। और इस मुल्क में ज़रूरत है नौजवान क़यादतों की। जी, इस मुल्क में अशद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा। उनका यह कहना है कि वो क़यादत से मायूस हो गए हैं, अब आखिरी उम्मीद अवाम उन्हें नज़र आ रहे हैं, और अब तक जो कारकर्दगी रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की उससे वो सख्त मायूस हैं और बड़ी शदीद उन्होंने उस पर तनकीद की है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।